कराची की एक सुनसान सड़क। रात गुजर चुकी थी। सुबह अभी पूरी तरह रोशन नहीं हुई थी। चंद राहगीर गुजर रहे थे कि उनकी नजर सड़क के किनारे एक ऐसी लाश पे पड़ी जिसका चेहरा बुरी तरह मस्क था। पहली नजर में ये अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं था कि ये शख्स कौन है, इसकी उम्र क्या है, कहां से आया और इसके साथ क्या हुआ। पुलिस पहुंची तो जाय वकुआ ने सवाल ज्यादा उठाए और जवाब कम दिए। करीब से एक गोली का खौल मिला, मगर असलहा मौजूद नहीं था। जिस्म पर गोली का निशान था, लेकिन कुछ ऐसे आसार भी थे जिन्होंने तफ्तीशकारों को उलझा दिया कि क्या यह खुदकुशी है, क्या यह कत्ल है, या फिर किसी ने पूरी मंसूबाबंदी के साथ सबूत मिटाने की कोशिश की। इब्तदाई कार्रवाई शुरू हुई। लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया, मगर चंद ही घंटों बाद एक और सवाल सामने आ गया। जिस शख्स की शनाख्त तक वाजे नहीं थी, उसके बारे में मुख्तलिफ कहानियां गर्दिश करने लगी। किसी ने कहा माली मुश्किलात थी, किसी ने कहा कारोबारी तनाजा था, किसी ने कहा मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। चंद घंटे बाद जब अहले खाना तक इत्तला पहुंची तो मालूम हुआ कि यह कोई आम शख्स नहीं था। ये कराची का एक नौजवान कारोबारी था जिसे जानने वाले उसे मेहनती, खुशमिजाज और तेजी से तरक्की करने वाला नौजवान करार देते थे। उसका नाम मीर रजा अली खान था। यहां से कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से असल तफ्तीश शुरू होती है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, इस वाक़े के अगले 24 घंटों की टाइमलाइन ये बताती है कि वो अपनी शॉप से क्यों निकला, सिक्योरिटी गार्ड का पिस्टल अपने साथ क्यों लेके गया, घर आकर अपनी गाड़ी, स्मार्ट वॉच, चाबियां और नकद रकम क्यों छोड़ी, ऑनलाइन टैक्सी क्यों बुक की, गुलिस्तान जौहर क्यों गया, रास्ते में मोबाइल फोन क्यों बंद हुआ, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगली सुबह वो एक वीरान मकाम पे मुर्दा मिला। इस केस की खास बात सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि वो सवालात हैं जो हर नए सबूत के साथ मजीद गहरे होते गए। सीसीटीवी फुटेजेस, स्मार्ट वॉच का डेटा, गुमशुदा पिस्टल, मुतनाज़े पोस्टमार्टम, कबर कुशाई, मेडिकल बोर्ड और पुलिस के मुख्तलिफ मौक़िफ़। हर मरहले पर नई गिरा खुलने की बजाय एक नई गिरा लगती चली गई। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा लम्हा था जब एक मामूल की रात एक ऐसे मुअम्मे के अंदर तब्दील हुई जिसने पूरे कराची को अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया। तफ्तीश ये बताती है कि 28 जुलाई की शाम तक सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देता है। मीर रजा अपने मामूल के कारोबारी मामलात में मसरूफ था। उसके जानने वालों के मुताबिक वो मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात कर रहा था। उसकी मंगनी हो चुकी थी और रात तकरीबन 11:30 बजे तक उसका अपनी मंगेतर के साथ राबिता मौजूद था। दस्तयाब मालूमात में उस गुफ्तगू से किसी फौरी खतरे या खौफ का तासुर सामने नहीं आया, लेकिन आधी रात गुजरने के बाद वाकयात की रफ्तार अचानक बदलती है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तकरीबन 3:30 बजे वो अपनी दुकान पे पहुंचता है। वहां कोई हंगामा नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई दूसरा शख्स फुटेज में उसके साथ नजर नहीं आता। वो सीधा अपने दराज की तरफ जाता है जहां सिक्योरिटी गार्ड का 30 बोर का पिस्टल रखा हुआ था। वो पिस्टल निकालता है, उसे अपने साथ लेता है, दुकान से बाहर आ जाता है। ये वो पहला सवाल है जिसका जवाब वाजे नहीं हो सका। अगर उसे किसी खतरे का इल्म था तो वो किस खतरे से बचने के लिए असलहा ले रहा था? अगर कोई तयशुदा मुलाकात थी तो क्या वो पहले ही मोहतात था? और अगर ये सब अचानक हुआ तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड का असलहा ही क्यों लिया गया? उसके बाद वो अपनी गाड़ी में घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद एक हैरान कुन मरहला सामने आता है। तफ्तीशी मालूमात के मुताबिक वो अपनी गाड़ी घर पे छोड़ता है, अपनी स्मार्ट वॉच भी उतार देता है, घर की चाबियां भी वहीं छोड़ देता है, तकरीबन 39,000 रुपए जो उसके वॉलेट के अंदर मौजूद होते हैं वो भी घर छोड़ देता है। अगर कोई शख्स मुस्तकिल तौर पे कहीं जाने का इरादा रखता हो तो आमतौर पे वो अपनी कीमती अशिया साथ रखता है। अगर वो किसी मुख्तसर मुलाकात के लिए जा रहा हो तो गाड़ी क्यों छोड़ेगा? अगर उसे किसी खतरे का अंदेशा था तो स्मार्ट वॉच क्यों उतारी? इन सवालात का अभी तक कोई मुसद्दिका जवाब मौजूद नहीं। सुबह 4:08 पर वो ऑनलाइन टैक्सी बुक करता है। टैक्सी ड्राइवर का बयान भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाता है। उसके मुताबिक रास्ता भर जो है वो मीर रजा मामूल के मुताबिक था। न घबराहट थी, न जल्दबाजी थी, न किसी से झगड़ा था। अहले खाना भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि घर से निकलते वक्त उनके रवैये में कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं थी। टैक्सी उसे गुलिस्तान जौहर की तरफ ले जाती है। 4:22 पर जौहर मोड़ के करीब उसका मोबाइल फोन बंद हो जाता है। वो बंद क्यों हुआ? बैटरी खत्म हुई, जानबूझकर बंद किया गया या किसी और ने उसे बंद किया, यह भी तफ्तीश का हिस्सा है। 6 मिनट बाद यानी तकरीबन 4:28 पर टैक्सी उसे गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 में उतारती है।
उसके बाद की जो फुटेज है वो अकेले चलता हुआ दिखाई देता है। ये आखिरी मौका था जब वो जिंदा हालत में किसी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद तकरीबन 24 घंटे का ऐसा खला शुरू होता है जिसमें आज भी सबसे ज्यादा सवाल मौजूद हैं कि इस दौरान वो कहां रहा, किससे मिला, क्या वो अपनी मर्जी से वहां मौजूद था या किसी के साथ वहां गया, उसके पास मौजूद पिस्टल कहां गया, अगर उसके साथ कोई दूसरा शख्स था तो वो सीसीटीवी में क्यों नजर नहीं आया। यही वो 24 घंटे हैं जिन्हें पुलिस, फॉरेंसिक माहिरीन और अहले खाना अपने अपने जाविये से देख रहे हैं, और यही 24 घंटे इस पूरे केस का सबसे पेचीदा हिस्सा बने हुए हैं। अगली सुबह को जब गुलिस्तान जौहर के एक वीरान हिस्से से लाश मिलने की इत्तला मिलती है, यानी अगली सुबह, ये वो दिन है जिस दिन सुबह का वक्त था, उससे अगली सुबह, तो पहली नजर में ये आम फायरिंग का वाकया नहीं लगता। जाए वकुआ पर मौजूद शवाहिद महदूद थे, हर सबूत एक नया सवाल पैदा कर रहा था। पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया। इब्तदाई मुआयने के दौरान करीब से गोली का खाल मिला, मगर वो पिस्टल मौजूद नहीं था जिसके बारे में बाद में मालूम हुआ कि मीर रजा अपनी दुकान से वो साथ लेके निकला। उसका मतलब यह था कि या तो असलहा किसी ने जानबूझकर हटाया या फिर वाकये के बाद कोई शख्स दोबारा वहां आया। कुछ इत्तलात ये हैं कि किसी ने वो वहां से गायब कर दिया। इस दौरान पुलिस ने इर्द गिर्द नस्ब सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड जमा शुरू किया। उन्हीं फुटेजेस में एक ऐसा मंजर आया जिसने केस को मजीद पुरअसरार बनाया। उस फुटेज के मुताबिक 29 जुलाई को अलल सुबह तकरीबन 3:36 पर एक मोटरसाइकिल उस वीरान मकाम पे आके रुकी जहां बाद में लाश मिली। मोटरसाइकिल तकरीबन 22 सेकंड तक वहां मौजूद रही, फिर रवाना हो गई। फुटेज का मयार इतना वाज़ेह नहीं कि फौरी तौर पे उस पे सवारों की शनाख्त हो सके, लेकिन तफ्तीशी हुकाम ने उस मुख्तसर कयाम को इंतहाई अहम करार दिया। उसी बुनियाद पर इब्तदाई शुबा जाहिर किया गया कि मुमकिन है लाश उसी मकाम पर लाकर फेंकी गई हो, ना कि कत्ल वहीं हुआ हो। अगर यह मफरूजा दुरुस्त साबित होता है तो फिर असल जाए वकुआ कहीं और बनती है, और उसका मतलब है कि जुर्म के बाद शवाहिद को मुंतकिल करने की कोशिश भी की गई। फिर एक और गैर मामूली पेशरफ सामने आती है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मीर रजा का मोबाइल फोन उस मकाम से नहीं मिला जहां लाश मिली थी। बाद में पुलिस ने यह दावा किया कि मोबाइल यूनिवर्सिटी रोड के करीब काम करने वाले 3 मजदूरों तक पहुंचा, जिन्होंने उसे उठाया। पुलिस ने उन अफराद को तलाश किया, फोन अपनी तहवील में लिया। उससे यह सवाल पैदा हुआ कि अगर फोन जाए वकुआ से दूर मिला है तो क्या उसे जानबूझकर रास्ते में फेंका गया था? अगर हां तो किसने और क्यों? फोन के साथ एक और मसला भी सामने आया। पुलिस जराये के मुताबिक मोबाइल फोन का कोड फौरी तौर पे नहीं खोला जा सका। दूसरी तरफ दावा किया गया कि उसका कुछ डेटा हज़फ किया जा चुका था। इसके बरक्स स्मार्ट वॉच को कामयाबी से अनलॉक कर लिया गया। उससे लेन देन, बाज डिजिटल सरगर्मियों और दीगर मालूमात हासिल हुई जिन्हें पुलिस ने अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाया। उन मालूमात की मुकम्मल तफसील ताहाल अवाम के सामने नहीं लाई गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जब तक ये वीलॉग अपलोड होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आईजी साहब की तरफ से हो जाती है या नहीं हो जाती, ये बात का मामला है। जाए वकुआ से मिलने वाला एक और अहम सबूत पिस्टल का जो होलेस्टर था वो था। पिस्टल खुद गायब था। अगर वाकया खुदकुशी था तो असलहा कहां है? अगर कत्ल था तो कौन ले गया? कत्ल था तो वो उसका जो कवर था वो वहां पे क्यों छोड़ के गया? आईजी सिंध ने ऐलान किया कि पुलिस ने केस को ट्रेस कर लिया है, जज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम हकाइक सामने लाएंगे। लेकिन उस ऐलान के बावजूद अवामी सतह पर सवालात कम होने की बजाय बढ़ते गए, क्योंकि उसी वक्त मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर भी इख्तलाफात खुल के सामने आए। तहकीकात सिर्फ जाए वकुआ तक महदूद नहीं रही। केस का जो अगला मरहला था वो मुर्दा खाने, पोस्टमार्टम रूम, मेडिकल बोर्ड और अदालत तक पहुंचने वाला था, जहां सामने आने वाली मालूमात ने पूरे मुकदमे की बुनियाद को दोबारा जांचने की जरूरत पैदा की। अब तक तफ्तीश का मरकज सीसीटीवी, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और जाए वकुआ था, लेकिन चंद दिन बाद केस ने ऐसा रुख लिया जिसने पूरे मुकदमे की साख पे सवालात खड़े कर दिए। वो रुख पोस्टमार्टम रिपोर्ट का था। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ जैसे मौत की वजह काफी हद तक वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन ज्यादा देर नहीं गुजरी कि खुद महकमा सेहत के अंदर से उस रिपोर्ट पर एतराजात सामने आने लगे। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने एसपी ईस्ट को बाकायदा तहरीरी खत लिखा। उस खत के अंदर उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा शेख की रिपोर्ट में मुतअद्दिद संगीन खामियों की निशानदही की। ये मामूली एतराजात नहीं थे, बल्कि ऐसे निकात थे जो किसी भी कत्ल या खुदकुशी के मुकदमे में बुनियादी अहमियत रखते हैं। खत के मुताबिक लाश के एक्सरे नहीं किए गए, गोली के दाखिल होने और बाहर निकलने के जख्मों का साइंसी तकाबुल मुकम्मल नहीं किया गया,
एंट्री और एग्जिट वोंड की पैमाइश में गैर मामूली तजाद मौजूद था। आमतौर पर गोली दाखिल होने का सौराख निस्बतन छोटा और निकलने का बड़ा होता है, लेकिन रिपोर्ट में उसके बरक्स तफसीलात दर्ज थी जिस पर दोबारा जांच की सिफारिश की गई। उसी खत में एक और अहम नुक्ता भी उठाया गया कि अगर किसी शख्स के हाथ में असलहा रहा हो तो आमतौर पर गन पाउडर जो है वो बारूद के जर्रात की मौजूदगी जांचने के लिए हाथों से नमूने लिए जाते हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक मीर रजा के हाथों से ऐसे नमूने ही हासिल नहीं किए गए। ये वो टेस्ट था जो खुदकुशी और कत्ल के दरमियान फर्क वाजे करने में अहम किरदार अदा कर सकता था। सिर्फ यही नहीं, पुलिस सर्जन ने लिखा कि लाश की फोरेंसिक मायार के मुताबिक तस्वीर भी नहीं ली गई। चेहरा नाकाबिले शनाख्त हद तक मुतासिर होने के बावजूद शनाख्त की तस्दीक के लिए डीएनए सैंपल भी नहीं लिए गए और लाश के डीकंपोजिशन यानी गलने सड़ने की कैफियत की मुकम्मल वजाहत भी मौजूद नहीं थी। पुलिस सर्जन बाद में टीवी इंटरव्यू में उससे भी आगे गई। उन्होंने कहा कि जो नताइज इब्तदाई रिपोर्ट में दर्ज किए गए वो उन तस्वीर से मुताबिकत ही नहीं रखते जो उनके सामने आए। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि अगर जिस्म पर इतना खून बहा तो जाए तो फिर जाए वकुआ से उसके आसार क्यों नहीं मिले? चेहरे की हालत बाकी जिस्म से इतनी मुख्तलिफ क्यों थी? अगर तशद्दुद हुआ था तो उसके मुमकिन निशानात की मुकम्मल फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं हुई? दूसरी तरफ कराची पुलिस चीफ आजाद खान ने भी गैर मामूली बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस वही कार्रवाई करती है जो मेडिको लीगल ऑफिसर की इब्तदाई रिपोर्ट में दर्ज हो। अगर रिपोर्ट में खामियां थी तो उन्हें फौरन दुरुस्त किया जाना चाहिए था। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि इतने अहम मुकदमे में मेडिकल टीम ने खुद जाए वकुआ का दौरा क्यों नहीं किया, जबकि दुनिया के कई ममालिक में हाई प्रोफाइल केसेस में फॉरेंसिक माहिरीन मौके पर जाकर शवाहिद का जायजा लेते हैं। दूसरी तरफ मीर रजा के जो वालिद हैं उनका मौक़िफ़ पहले दिन से तब्दील नहीं हुआ। उनका कहना था कि उनके बेटे को पीछे से गोली मारी गई, उस पर तशद्दुद किया गया, उसके चेहरे और हाथों को इस हद तक नुकसान पहुंचाया गया कि शनाख्त मुश्किल हो जाए और इब्तदाई रिपोर्ट में उन तमाम पहलुओं को नज़रअंदाज किया गया। यही इख्तलाफ आखिरकार अदालत तक पहुंचा। वो तस्वीर भी दिखाने के काबिल नहीं जो उस लाश की तस्वीर थी। उन घर वालों के ऊपर क्या बीती है वो घर वाले ही जानते हैं। मीर रजा के अहले खाना की जो दरख्वास्त थी कबर कुशाई की, उसमें मजिस्ट्रेट शर्की ने प्रोसिक्यूशन को मौक़िफ़ सुनने के बाद दरख्वास्त मंजूर की और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि कबर कुशाई जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए ताकि दोबारा फोरेंसिक मुआयना हो। यह फैसला इस मुकदमे का एक अहम मोड़ बन चुका है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मीर रजा की मौत कैसे हुई, बल्कि यह भी है कि क्या इब्तदाई मेडिकल मुआयना बैनुल अक़वामी फोरेंसिक मायार के मुताबिक हुआ था या नहीं हुआ था। इस पूरी कहानी में एक बात नुमाया है, जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी वैसे वैसे सवालात बढ़ते गए। एक तरफ पुलिस ने माली मामलात, डिजिटल करेंसी यानी जो है डिजिटल करेंसी खरीदने की भी बातें हुई, कर्जों की बातें हुई, सरमायाकारी की हुई, डिजिटल रिकॉर्ड का जायजा लिया। दूसरी तरफ अहले खाना मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहराते रहे कि असल तवज्जो कत्ल के शवाहिद से हटाई जा रही है। तफ्तीशी राय के मुताबिक मीर रजा वॉफ्लेक्स के साथ डिजिटल करेंसी के कारोबार से भी वाबस्ता था। मुख्तलिफ अफराद ने उसके जरिए सरमायाकारी की हुई थी। पुलिस ने यह भी जांचा कि दिसंबर 2025 से उसके कारोबार में मुश्किलात शुरू हुई। अप्रैल 2026 में नुकसान बढ़ा, बाज सरमायाकारों की रकूम वापस नहीं हो सकी और मुख्तलिफ जराए से कर्ज लेने की कोशिशें भी हुई। उसी जाविये से बैरून मुल्क मुकीम अफराद, माली लेन देन, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की छानबीन की गई, लेकिन ये तमाम मालूमात तफ्तीश का हिस्सा हैं और उनकी बुनियाद पर अभी तक किसी मुजरिमाना नतीजे का सरकारी ऐलान नहीं हुआ। दूसरी तरफ खानदान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। मीर रजा के वालिद कहते रहे कि अगर माली मुश्किलात ही असल वजह होती तो उनके बेटे के साथ जिस्मानी तशद्दुद के निशानात, चेहरे की बिगड़ी हुई हालत, शनाख्त के मसाइल, गुमशुदा पिस्टल, मुतनाज़ पोस्टमार्टम, मोबाइल फोन का दूसरी जगह से मिलना, बाद में कबर कुशाई जैसे मराहिल सामने ये ना आते। उनका कहना था कि उनके खानदान को आज भी सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है ऐसी तफ्तीश जिस पर किसी को एतराज ना हो। अब इस मुकदमे के सामने चंद बुनियादी सवालात खड़े हैं कि क्या मीर रजा आखिरी बार वाकई तन्हा था या वो किसी से मिलने जा रहा था। वो 24 घंटे कहां गुजरे जिनका मुकम्मल हिसाब अभी तक सामने नहीं आया कि कत्ल होने के बाद या खुदकुशी करने के बाद लाश वहीं पे पड़ी पड़ी गल सड़ गई और चेहरे की आंखें वो बाहर आ गई। सिक्योरिटी गार्ड का पिस्टल कहां गया, जाए वकुआ असल मकाम था, यह लाश वहां मुंतकिल की गई। इब्तदाई पोस्टमार्टम में जिन खामियों की निशानदही हुई, क्या नया मेडिकल बोर्ड उनका वाज़ेह जवाब दे सकेगा? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या तमाम डिजिटल शवाहिद, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेजेस और दोबारा पोस्टमार्टम एक ही नतीजे की तरफ इशारा करेंगे या मुख्तलिफ समतों में?
ये मुकदमा अब सिर्फ एक नौजवान ताजर की मौत का केस नहीं रहा। ये पाकिस्तान के फौजदारी निज़ाम, क्राइम सीन मैनेजमेंट, फॉरेंसिक साइंस, एमएलओ यानी मेडिको लीगल तरीकाकार और डिजिटल शवाहिद की अहमियत का भी इम्तिहान बन चुका है। अगर किसी एक मरहले में गलती साबित होती है तो उसके असरात पूरी तफ्तीश पे पड़ेंगे, और अगर तमाम शवाहिद एक दूसरे की तस्दीक करते हैं तो यही शवाहिद अदालत में सबसे मजबूत बुनियाद बनेंगे। इस वक्त तक सरकारी तौर पे ना कत्ल का हतमी ऐलान हुआ, ना खुदकुशी का। कबर कुशाई, नया मेडिकल बोर्ड, फॉरेंसिक तज्जिया, डिजिटल डेटा और पुलिस की मुकम्मल प्रेस ब्रीफिंग ही इस मुअम्मे के वो हिस्से हैं जिनके बाद तस्वीर ज्यादा वाज़ेह होनी है। इसलिए इस केस का सबसे जिम्मेदाराना खुलासा यही है कि अभी फैसला नहीं आया, सवाल बाकी हैं। इंसाफ का तकाजा है कि हर सवाल का जवाब सबूत की बुनियाद पर सामने आए, ना कि कयास आराई की बुनियाद पर। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।